अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्कल लॉ पढ़ा था। आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, इसको डिस्कस करेंगे। आर्शिमीडिस प्रिंसिपल है। आर्शिमीडिस प्रिंसिपल क्या है और इसका काम कैसे है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। बुक के अंदर से आपको समझ मुश्किल ही आए, इसलिए इस वीडियो को टिल एंड बड़े गौर से सुनिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी हम मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है देखें। सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि आप कोई भी एक पानी का टब वगैरह हो, उसके अंदर आप अपने कोई भी चीज़ को टब, कोई मग वगैरह, उसको नीचे डिप करें। डिप करके आप थोड़ा सा छोड़ दें तो वो क्या करेगा? थोड़ी देर के बाद खुद ही ऊपर वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब पानी का बैलून है, उसको नीचे की तरफ प्रेस करें पानी के अंदर और छोड़ दें तो क्या होगा? वो खुद ही ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमारे पास क्या होती है, लिक्विड की जो सरफेस है, लिक्विड जो है वो भी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। हमारे पास चीज़ों का वेट होता है वो नीचे की तरफ करता है। इसी तरह वाटर भी एक फोर्स लगा रहा होता है, अपवर्ड फोर्स, जो कि चीज़ों को ऊपर की तरफ पुश करती है। वो फोर्स, लिक्विड की वो फोर्स जो चीज़ों को ऊपर की तरफ पुश करती है, यानी अपोजिंग फोर्स है, उसको हम अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड कहते हैं। अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब जितना चीज़ का वेट होगा उतनी ज़्यादा अप थ्रस्ट प्रोड्यूस होगी। ये दोनों एक दूसरे को हमारे पास इफेक्ट करते हैं, यानी जितना चीज़ का वज़न ज़्यादा होगा उतनी अप थ्रस्ट पैदा होगी। अगर चीज़ का वज़न कम है तो अप थ्रस्ट भी कम होगी। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। आपको नज़र आ रही होगी लिखी हुई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली, यानी या तो पूरा का पूरा उसको पानी के अंदर इमर्स कर दें यानी डुबो दें, या पार्शली यानी थोड़ा सा इमर्स करें, डुबो दें, तो फिर क्या होगा? इन अ लिक्विड एंड अप थ्रस्ट एक्ट अपॉन इट, यानी ये कहता है अपोजिंग फोर्स यानी अप थ्रस्ट इसके ऊपर एक्ट होगी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। उसके हमारे पास क्या होगी, जो उसका वेट है वो किसके इक्वल होगी? अप थ्रस्ट, वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस उसके इक्वल होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। आपको वर्डिंग में भी पता लग जाएगा कि अप थ्रस्ट फोर्स क्या होती है, अपोजिंग फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगती है, और ये हमारे पास क्या है, वेट ऑफ द इट। अच्छा, इससे एक और बात आपको थोड़ी सी इसमें समझानी है। वो क्या कि हमारे पास से जिस टाइम चीज़ लिक्विड के अंदर जाती है तो हमारे पास क्या होता है, देखें, एक तरफ वेट है उसका, ठीक है, और एक तरफ अप थ्रस्ट फोर्स है। वेट और अप थ्रस्ट फोर्स ने दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। इसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का चीज़ जब वाटर की सरफेस के अंदर जाती है तो उसका वेट लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ है, उसका जो वेट है वो 5 किलो है, उसके ऊपर 5 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस हो रही है। नीचे से जो वेट उसके ऊपर 5 न्यूटन हो गया इसका, और अप थ्रस्ट जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उस पोज इतनी ज़्यादा नहीं है, वो हमारे पास 4 है या 3 प्रोड्यूस होती है, 3 न्यूटन प्रोड्यूस होती है। तो 3 न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे 2 न्यूटन हमारे पास उसका वेट रह जाएगा, तो इसका मतलब है वेट कम हो गया ना। जब भी आप वाटर की सरफेस के अंदर चीज़ को डिप करेंगे तो उसका वेट हमारे पास आपको लेस फील होगा, राइट। इसका हमारे पास मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ जाते हैं। हमने प्रूफ करना है कि अप थ्रस्ट जो है वो हमारे पास वेट की इक्वल कैसे है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, एक सिलेंडर सा है जो वाटर की सरफेस के अंदर डिप हुआ है। इसको आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसके ऊपर फोर्स F1 लग रही है अपवर्ड, और नीचे से जो अप थ्रस्ट लग रही होगी, यानी कि नीचे से जो फोर्स लग रही है वो F2 है। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो h है, और यहाँ पे H1 और H2 लिखा हुआ है। ये क्या है? इस सिलेंडर से ऊपर जितना भी वाटर है वो H1 है उसकी हाइट, और सिलेंडर तक, ऊपर से लेके सिलेंडर तक की जो हाइट है वो H2 है। ठीक हो गया जी। इसके ऊपर जो प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है वो P1 है, नीचे P2 प्रेशर लग रहा है। इन दोनों हाइट का डिफरेंस लिया जाए H2 माइनस H1 तो वो H के इक्वल है। H हमारे पास क्या, दोनों हाइट का डिफरेंस ले लें, यानी बड़ी के अंदर से छोटी को माइनस कर दें तो H आ जाएगा, ठीक है। H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, डिफरेंस इन हाइट लिखा भी है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आपको लिखा हुआ लिक्विड प्रेशर। हमने पिछले जो हमारे पास लेक्चर था उसके अंदर पढ़ा था, उसके अंदर इसका रो जी एच होता है। रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है। प्रेशर जो अपवर्ड है वो हमारे पास P1 है, रो जी एच 1 हो गया। नीचे जो प्रेशर है P2 वो रो जी एच 2 हो गया। तो फोर्स जो प्रोड्यूस होंगी हमारे पास, प्रेशर का फार्मूला, आम प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ना। तो F1 ओवर कैपिटल ए और F2 ओवर कैपिटल ए हमने लिख दिया। ये हमारे पास क्या है, फोर्स है और प्रेशर है, ठीक है। वो लिक्विड प्रेशर था और ये हमारे पास क्या, सिंपल प्रेशर है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी P1A, और यहाँ पे F2 की वैल्यू आ जाएगी P2A। ठीक हो गया, P1A और P2A क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ गई। अब दोनों फोर्सेस की वैल्यू होगी, एक अपवर्ड फोर्स है और एक डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब आपके पास क्या नेट फोर्स आपने निकालनी है, तो बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे। नीचे फोर्स जो है F2, नीचे वाली फोर्स लग रही है, F1 ऊपर वाली फोर्स है, तो F2 माइनस F1 दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है वो हमने निकालना है, F2 माइनस F1 नेट फोर्स। उनकी वैल्यू लगा दे, P2A माइनस P1A। P2 की वैल्यू ऊपर से हमने देख के लिखी, वो क्या थी, ρgH2 और ρgH1, तो वो हमने लिख दी ρgH2, और A तो उसके साथ है ही है, ये सिर्फ P की वैल्यू लगाई है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ρgH2A माइनस ρgH1A। अच्छा, अगर आपको नज़र आ रहा हो रो भी सेम है, जी भी सेम है, ए भी सेम है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, रो जी और ए को कॉमन ले लिया, H2 माइनस H1 बच्चा बाकी। अब H2 माइनस H1 को हमने H के इक्वल लिया था, ये हो जाएगा रो जी ए एच हो जाएगा। अब हमारे पास ए हमारे पास क्या एरिया, और एच हमारे पास क्या है, हाइट है। एरिया को एक और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 साइड्स हो जाएंगी। एरिया के अंदर क्या होता है, लेंथ और विड्थ होता है, और एक और साइड हाइट ले ली तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा रो जी और वी वॉल्यूम। अच्छा, अब थोड़ा सा और हम देखते हैं, रो जी वी हो गया, ये हमारे पास F2 माइनस F1 है, ये आप थ्रस्ट के इक्वल है। ये जो नेट फोर्स है, दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है, नेट रिजल्ट जो निकलेगा वो आप थ्रस्ट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसे आप थ्रस्ट कहते हैं। अच्छा, रो जी वी के साथ हम देखते हैं, फार्मूला होता है रो यानी डेंसिटी इज इक्वल टू एम और वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो और वी जो है वो किसके इक्वल होगा, एम के। यहाँ पे रो और वी नज़र आ रहा है ना, रो और वी की जगह पे हम एम लिख देते हैं और जी तो लिखा हुआ है, तो एम जी हमारे पास बन गया। अब थ्रस्ट क्या हुआ, एम जी या वेट के इक्वल हो गया। यही चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे कि अब थ्रस्ट जो है वो वेट के इक्वल है। ठीक हो गया जी, ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मैथमेटिकल पार्ट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसी से लिंक्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है, वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमारे पास कहता है कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है, जो भी चीज़ फ्लोट कर रही है पानी की सरफेस के ऊपर, डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो फ्लोट तभी करेगी जब हमारे पास क्या करेगी, वो उतने वाटर को हमारे पास क्या करे, उतने फ्लूइड को, उतने वाटर को डिस्प्लेस कर देगी जितना उसका अपना वेट है, तब वो फ्लोट कर सकती है, अदरवाइज नहीं। आपको डेफिनेशन ही समझ नहीं आएगी ये बात, आपको मैं समझाता हूँ छोटी सी चीज़। देखो, जब कोई चीज़ पानी के अंदर इमर्स की जाती है, डाली जाती है, तो उसका कोई ना कोई तो वेट होगा ना, उसका अपना वेट है, और इसी तरीके से जो वाटर की अब थ्रस्ट लग रही है वो उस वेट के अकॉर्डिंग वो भी लग रही है। दो चीज़ें होगी, दो फोर्सेस होगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, दोनों के दरमियान ना कंपटीशन होगा। दो कंपटीशन के ना 3 रिजल्ट हो सकते हैं, या रिजल्ट ये होगा कि अब थ्रस्ट ज़्यादा होगी वेट से, या दूसरी ऑप्शन ये है कि वेट ज़्यादा होगा अब थ्रस्ट से, या तीसरी ऑप्शन होगी कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। राइट, तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास अब थ्रस्ट जो है ना वो हमारे पास वेट से कम है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करेगा, सिंक कर देगा। सिंपल सी बात है, यानी वेट चाहता है कि चीज़ को सिंक कर दे, नीचे वाटर की सरफेस के अंदर चले जाए, और अब थ्रस्ट चाहती है कि चीज़ को ऊपर की तरफ भेज दिया जाए, वाटर की सरफेस से बाहर निकाल दिया जाए। तो अगर वेट ज़्यादा हुआ अब थ्रस्ट से, तो चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंक कर देगी। और अगर अब थ्रस्ट ज़्यादा हो गया वेट से, अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी, तो अब थ्रस्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, चीज़ पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी। फ्लोट कब करेगी, जब वेट कम हुआ और अब थ्रस्ट ज़्यादा हुई। ठीक हो गया जी। और तीसरी ऑप्शन है कि दोनों अगर इक्वल हो गए, वेट और अब थ्रस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो फिर क्या होगा, चीज़ वाटर की सरफेस के अंदर चली जाएगी, ना डूबेगी और ना हमारे पास फ्लोट करेगी, बल्कि पानी की सरफेस के अंदर रहेगी, जैसे कि सबमरीन होती है। राइट, तो ये 3 ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अंदर आती हैं। ठीक होगा जी, कौन सी चीज़ डूबेगी, कौन सी नहीं डूबेगी। इसी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लेके थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। क्या आपने देखोगे, एक छोटी सी नीडल है, वो तो पानी की सरफेस में आसानी से डूब जाती है, उसको आप छोटी सी नीडल है उसको फेंकें तो क्या होगा, डूब जाएगी। लेकिन बहुत बड़ी सारी शिप है, वो तो नहीं डूबती पानी के अंदर, ऐसा क्यों है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की वजह से ये बेसिकली होता क्या कि जिस टाइम आप नीडल को नीचे फेंकते हैं तो उसकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट सरफेस होने की वजह से वो वाटर की सरफेस को पूरा का पूरा फेस करती है, तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, अब थ्रस्ट कम हो जाती है। वेट ज़्यादा होने की वजह से वो
हमारे पास सिंक आ जाती है, पहली वाली कंडीशन पूरी होती है। लेकिन शिप और बोर्ड्स को ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। आप देखते होंगे शिप को कि वो आगे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी हुई होती है और पीछे से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी होती है, डक टाइप स्ट्रक्चर होता है उनका। इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो क्या करते हैं, वो वाटर को डिस्प्लेस कर सकें, ठीक है। वो अप थ्रस्ट को और इसके दरमियान बैलेंस रखा जाता है। इस तरीके से बैलेंस रखा जाता है कि उसके अंदर हमेशा और हमेशा हमारा बस क्या होगी, अप थ्रस्ट जो है ना वो ज़्यादा होगी, वेट कम होगा। तो सेकंड वाली कंडीशन पूरी होगी और चीज़ फ्लोट करना शुरू कर देगी वाटर की सरफेस पे। तो इसको ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया हुआ, लेकिन आप इस डिज़ाइन के अंदर अगर कुछ चेंज कर दें या किसी वजह से कोई होल हो जाए, सुराख हो जाए शिप के अंदर, तो क्या होगा, पानी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा और उसका वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। वेट जब जैसे ही इसका ज़्यादा होगा शिप का, वो भी डूब जाएगी, ठीक है। तो इसको बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये इसके अंदर अप थ्रस्ट हमेशा ज़्यादा रहे, ठीक है। तो ये रीज़न है बेसिकली। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमरीन जो है वाटर की सरफेस के अंदर भी चली जाती है, बाहर भी आ सकती है। इम्पॉर्टेंट जो है ना वो वार फील्ड के अंदर इसका रोल है। तो ये कैसे काम करती है, तो बेसिकली सबमरीन के अंदर ना वाटर टैंक्स होते हैं, ठीक है। उनको भी कंप्यूटराइज तरीके से कंट्रोल किया जाता है। जिस टाइम सबमरीन वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके टैंक्स को ना वाटर से एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं, तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर एक शिप की तरह काम करती है। लेकिन जैसे ही उनका मकसद ये होता है कि वाटर की सरफेस के अंदर छुप जाया जाए दुश्मन से, तो वो करते क्या हैं कि उनके जो टैंक्स हैं उनको वाटर से भर दिया जाता है, इतना भर दिया जाता है कि उसका वेट जो है, ये जो सबमरीन का वेट है और अप थ्रस्ट के इक्वल हो जाए। जैसे ही वो इक्वल होता है तो हमारे पास क्या करती है, वेट और अप थ्रस्ट दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो चीज़ वाटर की जो सबमरीन है वो वाटर की सरफेस के अंदर ही रहती है, ठीक है। और फिर दोबारा ऊपर आना होगा, फिर वाटर के टैंक्स को खाली कर देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करती है, ठीक हो गया जी। और आखिर में हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी हो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इसको भी आसानी से निकाला जा सकता है। जिस टाइम मैंने आपको बताया था वाटर की सरफेस के अंदर डाला जाता है किसी भी चीज़ को, तो उसका वेट कम हो जाता है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको फार्मूला डी ओवर रो W1/W लिखा हुआ फार्मूला। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डी क्या, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट को वाटर की सरफेस में आप डिप करेंगे, जैसे किसी स्टोन को डिप करते हैं, उसकी डेंसिटी डी होगी और वाटर की अपनी जो डेंसिटी है वो रो है। W1 कौन सा वेट है, W1 है जो ऑब्जेक्ट आपने वाटर की सरफेस के अंदर डाला हुआ है उसका जो वेट है वो W1 है। और W क्या है, जब वाटर की सरफेस के अंदर डाला तो उसके वेट के अंदर जो रिडक्शन हुई उसे W1 कहते हैं। यहाँ पे फार्मूला W की जगह पे हम W2 माइनस W1 भी लिखेंगे, ठीक है। यानी कि उसके अंदर रिडक्शन हो जाएगी उसके वेट के अंदर। W2 उसका वेट कौन सा है जब वाटर की सरफेस के अंदर है, तो W1 कौन सा है, सिर्फ लिक्विड का सॉलिड का मैस, इन दोनों का डिफरेंस। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, W1/W2 माइनस W1 इंटू रो। फिर बता रहा हूँ W1 क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपने वाटर की सरफेस के अंदर डाला हुआ है उसका वेट W1 है, और वो डालने की वजह से, वाटर के अंदर डालने की वजह से उसका जो वेट हो गया वो W2 है, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी होंगी चीज़ें, तो आपने फार्मूले के अंदर निकालनी, जिस तरीके से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ ना समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। किसी को कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं बता दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।